हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत से कि इस बिल को सियासत के सलाखों से न देखा जाए। ये सब अनरियलिस्टिक चीजें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मजहब के तराजू पर न तौला जाए। पूजा पद्धति खाली प्रोटेक्टेड नहीं है आर्टिकल 25 में। इंटीग्रल पार्ट रिलीजन के जो भी चीज़ें हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। जो 3 साल की सजा है वो 7 साल में बदली जाए और जो तलाक देने वाले अपराधी हैं उनको कम से कम 200 कोड़े लगाए जाएं। प्रधानमंत्री जी का भी हम लोग शुक्रगुजार है कि शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने हम मुस्लिम महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं इसका। वादा तो करते हैं ताउम्र साथ निभाने का, लेकिन हल्की सी आंधी में बिखर जाते हैं। बिल को वोट बैंक के खाते से न बढ़ाया। ऐतिहासिक, यही ये शब्द है जब आप ट्रिपल तलाक के इस बिल के बारे में चर्चा को सुनने के बाद और लोकसभा में जब इसे पारित किया गया है तब आप इसे कह सकते हैं। सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम अपने आप में ऐतिहासिक क्यों है, सबसे पहले न्यूज नेशन पर यह समझ लीजिए। 1929 में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए अंग्रेज साम्राज्य के दौरान कानून पारित हुआ था, जिसमें तलाक देने के प्रावधान और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया गया था कि कैसे वो कानूनन तलाक दे सकती हैं। उसके बाद आज, जी हां, 78 साल बाद, 78 साल की आजादी के बाद आज मुस्लिम महिलाओं को एक और बड़ा हक मिला है और वो हक ये है कि उन्हें 3 तलाक से आजादी मिलने की पहली सीढ़ी उन्होंने पार कर ली है। राज्यसभा में इस बिल को जब प्रस्तुत किया जाएगा उस पर कल बहस होगी और अगर राज्यसभा भी इसे पारित कर देता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह बिल पारित होगा और ये स्वतंत्र भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बिल के प्रावधानों को लेकर तमाम आपत्तियां उठ रही थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने 3 संशोधन पारित करने की बात कही। 2 संशोधन ध्वनिमत से खारिज किए गए और उसके बाद एक संशोधन पर जब डिवीजन हुआ उस पर भी स्थिति यह थी कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का ही वोट उस पर मिला। ए संपत ने भी संशोधन की बातें रखी थी लेकिन उन्हें भी मात्र 4 वोट मिला, जबकि उसके खिलाफ 200 से ज्यादा वोट हमेशा सामने रहे। इसके साथ साथ अन्य लोगों ने भी संशोधन की बात कही बिल के कई प्रावधानों को लेकर, लेकिन सभी संशोधनों को ध्वनिमत से या फिर डिवीजन के बाद वोटिंग के जरिए खारिज कर दिया गया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का, संसद का, खास करके लोकसभा का फ्लोर मैनेजमेंट आज जबरदस्त दिखा। 250 सांसद मौजूद थे, जिसमें से कभी भी एक भी ऐसा मौका नहीं आया जहां 245 से ज्यादा सांसदों ने इस पर अनुमति जाहिर नहीं की। यानी कि स्पष्ट है कि सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ इस बिल को पारित किया लोकसभा में। मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि 1400 साल में जो नहीं हुआ वो एक इतिहास बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उसके लिए हमारी मुस्लिम बहनें जो लड़ाई लड़ रही थी उनकी जीत हुई है, इसलिए बधाई की पात्र हैं। इसमें लगभग 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत देने वाला कानून है और इससे देश का छवि को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। सर, आप लोगों की लोकसभा में मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा में आपको लगता है कि आप लोग वहां भी इसको पास कराने में कामयाब होंगे? मेरे ख्याल से कांग्रेस इतना हिम्मत नहीं करेगी कि इस बिल को विरोध करे खुलेआम से। उनकी संख्या करोड़ों में थी उन महिलाओं की, और इसलिए आज कितनी बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि ऐसा ही राज्यसभा में आनंद से और शांति से हो जाए। सोनिया जी स्वयं एक महिला है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों की नजरें अब कांग्रेस पर होंगी, क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के इस प्रस्ताव को मिल जाता है तो सरकार इस बिल को न सिर्फ कानून में तब्दील कर सकेगी बल्कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला सकेगी, जो अपने आप में एक बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला कानून है। और यह बात हम आपके सामने इसलिए बार बार रख रहे हैं क्योंकि 1929 के बाद मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए आजाद भारत में कभी सरकार के तौर पर कोशिश नहीं की गई। हिंदू महिलाओं के हक की सुरक्षा के लिए, क्रिश्चियन महिलाओं के हक की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बनाए गए,
लेकिन एक भी कानून मुस्लिम महिला की सुरक्षा के या उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा न तो पारित किया गया और न ही ऐसी कोशिश की गई। हाँ, एक कोशिश राजीव गांधी के जमाने में जरूर की गई थी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे कदम को वापस लौटाने की कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि आजाद भारत में सरकार के द्वारा यह पहली बड़ी कोशिश है जहां मुस्लिम महिलाओं को उनका हक, उनका इंसाफ और उनका हकूक मिल रहा है। तो आइए आपको बताते हैं इस बिल में क्या क्या प्रावधान है। इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को रेगुलेट किया गया। हिंदुस्तान तो एक सेकुलर मुल्क है, एक रिपब्लिक है। अगर यहां पर हमारे 3 तलाक की त्यक्ता पत्नियों के साथ ये जुल्म होता है, ये अमानवीय व्यवहार होता है, तो क्या हमें खामोश रहना चाहिए? 3 तलाक से आजादी वाला बिल जैसे ही संसद में कानून मंत्री ने पेश किया, पूरी संसद तालियों के शोर से गूंज उठी। दिन भर इस बिल को लेकर चर्चा चली और शाम को एक सुर से लोकसभा में इस बिल को पास भी कर दिया गया। बिल में चर्चा के दौरान कानून मंत्री ने साफ कर दिया कि एक बार में 3 तलाक देने वाले सीधे जेल जाएंगे। बिल में एक बात है कि तलाक बिद्दत को गैर कानूनी बताया गया। अगर आप कहेंगे तो आप जेल जाएंगे। आपको अपनी पत्नी को सब्सिस्टेंस अलावेंस और बच्चों को देना पड़ेगा फॉर देयर मेंटेनेंस, फॉर देयर रोजी रोटी। और तीसरा कहा है कि आपके जो पत्नी है, माइनर बच्चों की कस्टडी। सरकार ने संसद में जो 3 तलाक के खिलाफ बिल पेश किया है, उसमें क्या है, ये बात सबसे पहले आपको समझाते हैं। 3 तलाक के बिल में साफ साफ कहा गया है कि तलाक बिद्दत गैर कानूनी माना जाएगा। मौखिक, लिखित, SMS, व्हाट्सएप के जरिए तलाक देना अपराध होगा। अगर कोई एक बार में 3 तलाक देता है तो उसे जेल होगी। 3 तलाक देने वाले को पत्नी और बच्चों का गुजारा भत्ता भी देना होगा। बिल में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। पति पर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की राशि मजिस्ट्रेट तय करेंगे। कानून के मुताबिक महिला अपने नाबालिग बच्चों का संरक्षण भी मांग सकती है। इससे तलाक नहीं रुकेगा, लेकिन तलाक बिद्दत रुकेगा। और तलाक बिद्दत को रोकना ही इस कानून का मकसद था, है और रहेगा। बिरादरी इबादत से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ बिल है, हमारे भारत की सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ बिल है। ने मुस्लिम महिलाओं को कहा, वादा किया था कि मैं इससे मुक्ति दिलाऊंगा। आज का ऐतिहासिक दिन है, साल का भी अंत हो रहा है और ट्रिपल तलाक का भी अंत हो जाएगा। 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ 6 महीने के अंदर कानून बनाने का आदेश दिया था। लोकसभा के बाद अब इस बिल को राज्यसभा में रखा जाएगा और माना जा रहा है कि लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन। जिस अंदाज में लोकसभा में इस बिल को पारित किया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि कोशिश सरकार की यही होगी कि राज्यसभा में भी इसे इसी तरह से पारित किया जाए, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ एक ऐसे राजनीतिक दल हैं जो राजनीति की अपनी दुकान चलाते हैं और ये लगातार विरोध कर रहे हैं, खास करके ट्रिपल तलाक का, जब ये कहते हैं कि ये मुस्लिम धर्म के विरुद्ध है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी इसी दुकान को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बिल संविधान के तहत मिले बुनियादी हक, धार्मिक हक के खिलाफ है। इसके साथ साथ वो ये भी दावा करते हैं कि शरिया में दखल अंदाजी की कोशिश की जा रही है। जनाब को कौन समझाए कि हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जनाब अड़े हुए हैं उसके ऊपर। बिल में मुस्लिम महिलाओं के साथ नाइंसाफी की जा रही है। जरा समझाइए आप, जरा इनको कौन बताए इसको। ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हैं और मुस्लिम महिलाओं के साथ ही नाइंसाफी हो रही है क्योंकि उनके शौहर जो उन्हें तलाक दे रहे हैं, उन्हें सरकार जेल भेजना चाहती है। इसमें गलत क्या है? लेकिन जाहिर सी बात है, जब राजनीति की अपनी दुकान चलानी है, संकीर्णता की मानसिकता को आगे प्रोत्साहित कर अपने वोट बटोरने हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी जैसे तमाम विचारधारा वाले लोग ऐसी ही बातें करेंगे। Because this bill violates the fundamental rights. Secondly, madam, this bill lacks basic legal coherence and is inconsistent with existing legal framework. Madam, talaq-e-biddat has already been called void, set aside. Now with this legislation, you are creating another law where is already provisions under Law on Domestic Violence Act exist. आज हम इतिहास बना रहे हैं
ये जो आपत्तियां आई हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये पूरा कानून न किसी पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है, न मजहब का है। ये कानून है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को गैर कानूनी कहा। अगर उसके बाद भी 3 तलाक चलता है, लोग महिलाएं सड़कों पे फेंक दी जाती हैं, उनके गुजारे का कोई इंतजाम नहीं होता है, तो क्या ये सदन खामोश रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पाप है। पाप के बावजूद अगर ये पाप किया जाएगा तो क्या ये सदन खामोश रहेगी? जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब मुंहतोड़ तरीके से संसद में, लोकसभा में खास करके सत्ता पक्ष के द्वारा दिया गया। लेकिन उनकी कुछ एक दलीलें हम आपको सुनाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी दलीलों में बड़ा दम है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन दलीलों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संकीर्णता को बढ़ाने वाले लोग हैं जो कि लोगों को जहलत में रखना चाहते हैं। जहालत सही शब्द है, जहालत में रखना चाहते हैं। This is not a law to provide justice to Muslim women, but you are giving a handle to Muslim men to do more injustice and to ensure that your dream of having more Muslim in jail will be realized. This is what you are doing. देखा आपने, कभी इस्लाम खतरे में आ जाता है, कभी मुस्लिम महिलाओं को उनके हक दिलाने के नाम पर मुसलमान मर्दों को जेल में भेजने की सरकार की नीति आड़े आ जाती है। समझ में नहीं आता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश में रहते हैं या किसी और देश का गाना पढ़ते हैं। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। एक कहानी में बचपन में पढ़ा था मैडम। वो कहानी क्या थी कि नदी के किनारे बहुत से पानी में मछलियां बह रही थी और पानी को एंजॉय कर रही थी। एक बंदर आया और बंदर आके उन मछलियों को निकालना शुरू किया और बाहर रखता गया पत्थर के ऊपर। वो मछलियां मरती रहीं। किसी ने आकर उस बंदर से पूछा कि भैया क्या कर रहा है तू, मच्छियों को पानी से क्यों निकाल रहा है? तो बंदर ने कहा मैं इनको बचा रहा हूं। आप वही कानून बना रहे हैं, आप बचा रहे नहीं बल्कि खवातीन पर जुल्म कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई अपोज दिस एक्ट मैडम। थैंक यू। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा तो सरकार की तरफ से बचाव भी होगा। और बचाव में खड़े हुए विदेश राज्य मंत्री, और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, एमजे अकबर जो कि वरिष्ठ सांसद भी रह चुके, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ संपादक भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शरिया के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को डराने, धमकाने और प्रताड़ित करने का काम आज तक किया जाता रहा है। लेकिन आज इस बात को लेकर सरकार हर्ष के साथ ये कह सकती है कि एक कोशिश है जिससे मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिले। हमारे दिमाग में बैठा है कि शरिया जो है कानून है। शरिया का असल माने कानून नहीं है, शरिया का असल माने रास्ता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है कि शरिया, और आपको पता है कि शरिया का जिक्र सिर्फ सारे कुरान शरीफ में एक बार है। मर्दों का सवाल है, वहां तो आप आसानी से कानून बदल देते हैं, और जहां पर औरतों की सुरक्षा और जहां पर उनका भला होता है वहां अचानक आपको अल्लाह ताला याद आ जाते हैं। कि तलाक के नाम पे लाखों लोग जो है औरतों को एक खौफ के साए में, खौफ के पर्दे में, खौफ के जाल में जिंदगी भर घेर के रखते हैं। ये बड़ा इश्यू। सरकार का जवाब आप सुन चुके हैं, लेकिन आइए आज ही के दिन की बात करते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है कि आज ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर लोकसभा में इस बिल को पारित किया गया है, जहां ट्रिपल तलाक को कानूनी अपराध माना जा रहा है, एक सांस में 3 बार तलाक देने को। और आज ही के दिन यह खबर आती है, एक जनाब को बड़ी आपत्ति थी कि उनकी पत्नी देर से सुबह सो के उठती थी। जब वो जनाब उठ जाते थे उनको चाय नहीं मिलती थी। उनकी पत्नी देर से सो के उठती थी, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी पत्नी को समझा सकते हैं, लेकिन ये जनाब तो बहुत ही पहुंची हुई चीज थे। इन्होंने खड़ाखड़ एक बार में तलाक 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 कहा और पत्नी से किनारा कर लिया। आप बताइए, क्या ये कहीं किसी तरह का इंसाफ है? ट्रिपल तलाक की पैरोकारी करने वाला कोई व्यक्ति आज आकर यह कहकर बता दे
कि सुबह देर से उठने की वजह से अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर उससे छुटकारे पाने वाले व्यक्ति को क्या सजा नहीं दी जानी चाहिए? आइए आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि कैसे इस्लाम का बेजा इस्तेमाल कुछ ऐसे लोग कर रहे थे जो किसी भी तरीके से पुरुष कहलाने लायक भी नहीं है। लगभग 300 ट्रिपल तलाक हुए हैं 2017 में, जिसमें 100 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए हैं। और उसकी तारीख, सबसे बड़ी तारीख है आज के सुबह का यह खबर कि एक पत्नी लेट से उठी तो पति ने कहा तलाक तलाक तलाक, गेट आउट। उत्तर प्रदेश के रामपुर की गुल अफशा के दर्द की कहानी संसद में भी गूंजी। नींद से उठने में देरी क्या हुई, पति ने एक झटके में 3 तलाक दे दिया। ना दलील पूछी, ना कोई बोलने का मौका दिया। गुस्सा इतना हावी हो गया कि 7 जन्मों का रिश्ता एक झटके में टूट गया। न देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला रोक पाया, न कानून बन जाने का खौफ डरा पाया, और गुल अफशा की जिंदगी 3 तलाक की तलवार से तार तार कर दी गई। रात को मारपीट हुई, मैं रात भर सोई न तकलीफ में, तो सुबह होते तलाक दे दी। किस बात को लेकर तलाक दिया? किसी कोई बात बनाती, देर से सो कर उठी हूँ तो इसलिए तलाक दे दी। सिर्फ गुल अफशा ही नहीं, न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो 3 तलाक के दर्द को बयां करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 100 ऐसे मामले अब तक आ चुके हैं जिसमें एक बार में 3 तलाक दे दिया गया है, और महिलाओं के पास सिवाय गुहार लगाने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा। 3 तलाक के इसी दर्द को लेकर मुस्लिम महिलाओं की गुहार अब रंग ला रही है। आधी आबादी को एक ऐसा कानून मिलने जा रहा है कि अब कोई भी किसी की जिंदगी को एक झटके में तबाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब जरा आप ही बताइए, क्या मुस्लिम महिलाओं को आज जश्न नहीं मनाना चाहिए? वो तस्वीरें जो भी आप देख रहे थे, बस इंतजार है राज्यसभा में इस बिल के पारित होने का और उसके बाद ये कानून बनेगा। आइए अब दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी के साथ पाकिस्तान में जो दुर्व्यवहार हुआ, उसे लेकर देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो आज आग बबूला नहीं है। पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए मानवता की हर सीमाओं को लांघ दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज पाकिस्तान पर न सिर्फ कई तीखे बोल बोले, बल्कि पाकिस्तान के कई झूठ को भी संसद के सामने प्रस्तुत किया। आइए आपको दिखाते हैं। अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे दोनों देशों के बीच बनी सहमति से हटकर इस मुलाकात का आयोजन किया गया। 22 महीने बाद एक मां की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भावभरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान श्री कुलभूषण जाधव की उनकी मां और पत्नी से मुलाकात को एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग से मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। इस मीटिंग में तो जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का केवल उल्लंघन ही उल्लंघन हो रहा था और उन्हें भयभीत करने वाला एक वातावरण वहां पैदा कर दिया गया था जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आगे उन्होंने भर्राए हुए गले से कहा कि यही एक कारण था कि जब मैं मीटिंग में गई तो बैठते ही कुलभूषण ने मुझसे ये कहा, बाबा ठीक हैं। कहते उसके बाद मुझे ये लगा कि मेरे माथे की बिंदी और मेरे गले में मंगलसूत्र ना देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ अशुभ घट गया है। तो मैंने उससे कहा ठीक है। फिर जब उसने पत्नी के गले की तरफ देखा कि उसका भी मंगलसूत्र नहीं है, उसके भी माथे पे बिंदी नहीं है, तो उसे लगा कि माँ झूठी दिलासा नहीं दे रही, शायद सिक्योरिटी के नाम पर इन दोनों का मंगलसूत्र उतार दिया गया है, इनकी बिंदी और चूड़ी उतार दी गई है। मैं कहना चाहूँगी वो कर्मचारी छोटी वो बेअदबी नहीं कर रही थी, बल्कि पाकिस्तान के शासकों ने बेअदबी की इंतहा करवाई है, उनके सुहाग के चिन्ह उनसे छिनवा कर। विदेश मंत्री के ये बोल संसद में प्रदर्शित करते हैं कि आज पूरा देश कुलभूषण जाधव के साथ न सिर्फ खड़ा है बल्कि मानता है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव और उनके परिवार के साथ जो किया वो कोई भी देश
किसी भी तरह की सभ्यता का प्रतिनिधित्व क्यों ना कर रहा हो, कभी नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि देश जहां कुलभूषण जाधव के साथ खड़ा है, वहीं पूरा का पूरा राजनीतिक अमला भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने में कहीं पीछे नहीं है। पाकिस्तान के शासकों ने बेअदबी की इंतहा करवाई है। हम लेते भारत देश की आन और एक दिन बर्बाद करेगी पाकिस्तान। कठोर रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पारित करना चाहिए। भारत के 130 करोड़ के लोगों के माओं और बहनों के साथ हुआ। कुलभूषण जाधव के परिवार का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक सुर में बुलंद आवाज के साथ देश की संसद ने पाकिस्तान को अपना फैसला सुना दिया। दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने जिस तरह धोखेबाजी को अंजाम दिया, उस करतूत की सभी दलों ने एक सुर में निंदा की। इतना अपमान हमारी बहनों की मां के साथ किया जाए करे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और सरकार को, पाकिस्तान सरकार को यह आश्वासन दिलाना होगा, भारत की सरकार को और भारत के 130 करोड़ जनता को, कि कुलभूषण जाधव जब तक कि उनकी हिरासत में है तब तक वो सुरक्षित रहना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए बयान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि जाधव की मां और पत्नी को पाकिस्तान में भयभीत और अपमानित किया गया। कि श्री कुलभूषण जाधव काफी तनाव में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दबाव में बोल रहे थे। जैसे जैसे उनकी मुलाकात में बातचीत आगे बढ़ी, ये स्पष्ट हो गया कि उनके कैद करने वालों ने उनको जो सिखा पढ़ा कर भेजा था वो वही बोल रहे थे और इसका उद्देश्य उनकी तथाकथित गतिविधियों की झूठी दास्तान को सही साबित करना था। उनकी बोलचाल और हाव भाव से पता लग रहा था कि वो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं है। पाकिस्तान के इस विश्वासघात से पूरे देश में गुस्से की लहर है। संसद से लेकर सड़क तक गुस्से की तस्वीर है। ऐसे पाकिस्तान को जूते से सबक सिखाएं, ऐसे पाकिस्तान पर अब युद्ध नीति का इस्तेमाल हो। मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ बदले की मांग हो रही है। अब हमारी तरफ से इस कड़ी से कड़ी सख्ती दिखानी चाहिए उनके प्रति, जहाँ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। भारत सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान को लिखित तौर पर ऐतराज जता दिया है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इस पैतरे की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और हम आपको ये बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह से हिंदुस्तान के नागरिक के सम्मान के साथ छेड़छाड़ की है। इससे पहले सरबजीत से मिलने जब उनका परिवार पाकिस्तान पहुंचा था, उस वक्त भी पाकिस्तान के कारिंदों ने सरबजीत के परिवार के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था कि उनका परिवार इस बारे में कहते थकता नहीं है। आखिरकार पाकिस्तान करना क्या चाहता है? क्या ये बात अब तक हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा? इसी तरह हमारे साथ भी वहाँ पर बदतमीजियाँ हुई थी। वहाँ की जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने की थी, जो दूसरे थे पुलिस कर्मचारी, जेल अधिकारी, सभी ने ऐसा ही किया था। होम सेक्रेटरी से लेकर जेल सुपरडेंट तक और उनके जो दूसरे कर्मचारी थे उन्होंने हमारे साथ इसी तरह का व्यवहार किया था। आज वही स्टोरी जो है, लगता है कि वही ड्रामा आज बहुत अच्छे से पाकिस्तान ने फिर से रचा और उनकी अपनी ही सोची समझी जो साजिश होती है, वह खुद ही वहाँ पर मीडिया को भी बुलाते हैं। तो ये हमारा तजर्बा रह चुका है। जाहिर सी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि अब भारत सरकार इस बारे में सचेत जरूर रहेगी। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की, जो बताती हैं कि अब सोनिया गांधी छुट्टी पर हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें गोवा की हैं, जहां सोनिया गांधी इन दिनों छुट्टी और स्वास्थ्य लाभ के लिए गई हुई हैं और वहां पर साइकिल चला रही हैं। तो जाहिर सी बात है, उनके चेहरे पर तनाव भी अब काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। तो क्रिसमस और नए साल के मौके पर स्वास्थ्य लाभ के लिए सोनिया गांधी दिनों गोवा में हैं और अलग अलग जगह पर घूम रही हैं। उनकी ये तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में वो दिल्ली वापस लौटेंगे। वीरेंद्र दीक्षित नाम का ये शख्स, जो अपने आप को बाबा कहता था, जिसका आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चला करता था, वो फरार है। 7 राज्यों की पुलिस और सीबीआई उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। इस बीच लोग बाहर आ रहे हैं। लोग धीरे धीरे अब इस तथाकथित बाबा के जुल्मों की दास्तां सामने रख रहे हैं। न्यूज़ नेशन ने एक ऐसे शख्स से बातचीत की जिसे इस बात का मलाल है कि उसकी बेटी 2 साल तक इस तथाकथित बाबा के चंगुल में फंसी रही।
और इस व्यक्ति ने 2 साल तक माँ बाप को अपनी बच्ची से मिलने नहीं दिया। 2 साल तक वो अपनी बच्ची से मिलने की पुरजोर कोशिश करते रहे, लेकिन जितेंद्र दीक्षित नहीं मिलने दिया उसने इस बच्ची को अपने माता पिता से। संगीन आरोपों का सामना कर रहा बाबा वीरेंद्र दीक्षित कहां है? सुरक्षा एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी है। इन सब के बीच अमेरिका से आए तेलंगाना के एक परिवार ने बाबा पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। आरोप है कि 2 साल पहले बेटी उनके आश्रम में गई, लेकिन उसे वापस घर आने नहीं दिया। दिल्ली आए तो सेम रिसेप्शन में 3-4 घंटे बिठाए थे। मदर नहीं आ सका, मैं अकेला दूसरों को लेकर आया तो वो भी मेरे को 4 घंटे बिठाए। जब ऊपर भेजा, 4 मंजिल के ऊपर भेजे तो वो सबके मेंबर्स के साथ बैठी रही थी। ऐसी कुछ एक स्टेप भी सामने नहीं आते थे, विदाउट एनी फीलिंग्स, नो इमोशंस। अगर माँ बाप आए तो थोड़ा सामने आके रिसीव, वो भी कुछ नहीं करते थे। तो हम समझ गए ये कुछ डेंजर में होऊंगा मे बी बोल के हम सामने ऐसा बिठाए तो ऐसे दूर दूर चेयर लगा के वो सर बिठाए थे। तो बैठने के बाद बोले ऐसा माँ बाप ऐसा क्यों हमको बोले नहीं, यूएस से ऐसा सडन कैसा आए बोले। तो पिता का आरोप है कि आश्रम वाले पहले तो उसकी बेटी से मुलाकात कराने में आनाकानी करते थे, लेकिन जब मुलाकात होती भी थी तो उसे सामने नहीं आने देते। आप वीरेंद्र देव दीक्षित से मुलाकात कैसे हुई? कैसे पता चला कि ये एक आश्रम चलाता है? कैसे पता चला कि आपको इसके ईश्वरीय आश्रम तक पहुंचना है? कैसे? खाली इधर दिल्ली आने के बाद हम पहली बार दिल्ली में देखे ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। वो जब बोर्ड भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं था बिल्डिंग पे। अब तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बोल के थे, हम कुछ भी नहीं समझते थे। क्या वैसे ही एक मेडिटेशन सेंटर बोल के आए होंगे बोल के समझ गए बस। दिस इज नथिंग, नो न्यूज़, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ऑल नाउ वी आर सीइंग। इट वाज सिंपली ए मेडिटेशन सेंटर वी थॉट, बस। 2 साल से बेटी दिल्ली के किसी आश्रम में है। आज जिस आश्रम पर पुलिस का शिकंजा कसा है, ये सुनिए समर्थकों को बुलाने के लिए किस तरह जाल बिछाया जाता था। कभी भी अलग से बात नहीं हुआ, कभी भी सेंटर गए तो वही वेटिंग और ऊपर ले जाना, वो सबके साथ अकेले उनके नज़रों में ज़रा बात करना, ये सब ज़रा सस्पिशियस लगा। कितने साल की बेटी है आपकी? 30+ है। 2015 जुलाई में इधर आया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई से लेकर तमाम राज्यों की पुलिस आरोपी बाबा और उसके ठिकानों की पड़ताल में जुटी है और जल्द ही आश्रम का पूरा सच सामने आ सकता है। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चलाने वाला ये व्यक्ति जो अपने आप को बाबा कहा करता है, वीरेंद्र दीक्षित, अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन ये सिर्फ लड़कियों को बरगलाता नहीं था, सिर्फ उनके ऊपर जुल्म नहीं किया करता था, बल्कि उनके जरिए उनकी संपत्ति को भी हड़पता था। ठीक वैसे ही जैसे गुरमीत राम रहीम के बारे में इस तरह की खबरें चर्चित रहीं, आम रहीं और अब सच सामने आ रहा है। कई लोग दावे कर रहे हैं। ऐसे कई दस्तावेज वीरेंद्र दीक्षित के खिलाफ भी मिले हैं, जिसमें उसने अपने भक्तों की संपत्ति न सिर्फ हड़पने की कोशिश की है, बल्कि उसे जबरन अपने नाम या अपनी संस्था के नाम किया भी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक और राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक आरोपी बाबा का साम्राज्य फैला था। अब सुरक्षा एजेंसियां बाबा के हाथ ठिकाने के राज को बेपर्दा करने में जुटी हैं। आरोप है कि आश्रम के चहरदीवारी के पीछे जो कुछ हो रहा था वो सनसनीखेज है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहता था कि अंदर अध्यात्म चल रहा है, उस अध्यात्म के नाम पे हमारे साथ अंदर दुष्कर्म होता था। हम जब ये बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करते थे तो पेरेंट्स बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ में। उनका सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल काट दिया गया। दावा किया जाता है कि आरोपी बाबा अपने भक्तों से एक शपथ पत्र लेता था। न्यूज़ नेशन की पड़ताल में ऐसे कई कागजात मिले हैं जिनमें दावा किया जाता है कि जाल में फंसाने के लिए वो इन पर हस्ताक्षर करवाता था। मैं इनके साथ ही जुड़ा रहूंगा। इस तरह का निश्चय पत्र करवाते थे। इस निश्चय पत्र के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट ये साइन कराते थे। जब किसी की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करता था बाबा, उस तरह के डॉक्यूमेंट भी सामने आए हैं कि मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का सर्वाधिकार पत्र बाबा को सौंप दिया है। सवाल है कि यूपी के फर्रुखाबाद से निकलकर कैसे दिल्ली में आरोपी बाबा ने इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर लिया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।
कुछ ऐसे भी आश्रम हैं जो गुप्त हैं, जिनके बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। तो हमें लगता है कि जो आश्रम लिस्टेड नहीं है और जो गुप्त आश्रम है, वहाँ पे बाबा को पाया जा सकता है। और बहुत सारे बाबा के जो करीबी लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उन सबको ज़्यादा ट्रैक करके हम उसके तक पहुँच सकते हैं। आरोपी बाबा कहाँ है, फिलहाल ये राज है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल पर आश्रमों की पड़ताल कर रही हैं, जिससे मामले का जल्द खुलासा हो सके। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वीरेंद्र दीक्षित, जो अपने आप को बाबा कहा करता था, जो लोगों को आध्यात्म का रास्ता दिखाने का दावा कर उनके साथ न जाने क्या क्या नहीं क्या करता था, उसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, इतिहास है। 20 साल से ये व्यक्ति मोस्ट वांटेड माना जाता रहा है उत्तर प्रदेश में। और जरा आप सोचिए, इसे विडंबना कहेंगे हमारी तमाम न्यायिक प्रणाली की और उसके साथ साथ पुलिस की भी, कि 20 साल से जो व्यक्ति मोस्ट वांटेड है, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार और तमाम तरह के अपराधों में लिप्त है, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश में 4 बलात्कार के मामले 20 साल पहले दर्ज किए गए, वो व्यक्ति दिल्ली में धड़ल्ले से रह रहा है और अपना आश्रम चला रहा है। वाकई में हमें अभी अपने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, वरना न जाने इस तरह के कितने नरबख्शी बाबा महिलाओं के साथ क्या क्या दुष्कर्म नहीं कर रहे होंगे। 20 दिसंबर 2017 ये वो तारीख थी जब एक और बाबा का चेहरा बेनकाब हो गया। ये बाबा है वीरेंद्र देव दीक्षित, जिस पर इल्जाम है आध्यात्म की आड़ में महिलाओं का शारीरिक शोषण करने का। दिल्ली के रोहिणी में उसके आश्रम को लेकर हुए इस खुलासे के बाद से ही बाबा के कई चौंकाने वाले राज खुलकर सामने आने लगे। बताया जाता है कि ये बाबा खुद को कृष्ण का अवतार बताया करता था। इसने 16,000 लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने का टारगेट तय कर रखा था, जिसका जरिया बनता था उसका आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। कहते हैं कि अगर अकेले सोओगी तो तुम्हें बुरे सपने आएंगे, मेरे साथ सोओगी तो तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे। ये सारी चीजें गलत हैं। मानव तस्करी का एक कुछ रैकेट चल रहा है, इसके ऊपर तुरंत सीबीआई को जांच करनी चाहिए और बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित चाहे पाताल लोक में भी हो, उसको पकड़ के लाना चाहिए। हकीकत ये है कि बाबा पर लगा ये पहला इल्जाम नहीं है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित अपने गुनाहों का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय 25 सालों से चला रहा है और आध्यात्म की इस तथाकथित दुनिया में कदम रखने के 5 साल के अंदर बाबा दागदार होना शुरू हो चुका था। वीरेंद्र देव दीक्षित पर कुल 10 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 6 आरोप दुष्कर्म के हैं। पहला मामला 1998 में दर्ज हुआ था। अकेले 2017 में बाबा पर 4 केस दर्ज हुए। 2011 में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आरोपों की इस फहरिस्त के बावजूद पुलिस को दिल्ली कांड का इंतजार क्यों था। सवाल ये भी उठता है कि अगर बाबा पर 20 साल पहले केस दर्ज होने शुरू हो गए तो वो कानून और पुलिस के शिकंजे से कैसे बचता रहा। उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई ही नहीं मिली या फिर उसे कोई बचाता रहा। सवाल ये भी है कि दिल्ली के आश्रम के खुलासे के बाद बाबा अब सलाखों के पीछे होगा या फिर एक बार फिर पुलिस की खोज किसी मुकम्मल नतीजे तक पहुंचेगी ही नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। जरा मौसम की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान में कुछ एक जगहों पर तो ज़रा ठंड कम पड़ रही है, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान के बाहर आप जाएं तो ऐसा लगता है जैसे कि बर्फीली हवाएं सब कुछ तबाह कर रही हैं। ट्रेन लेट या रोक दी जा रही हैं, उड़ानें बिल्कुल निरस्त होती दिख रही हैं। कई जगहों पर तो आलम यह है कि कई फिट बर्फ पड़ रही है। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि जब ठंड पड़ती है तो फिर हड्डियों तक कैसे पहुंचती है। कहीं बर्फ की आंधी, कहीं जम गई पानी की पाइप, कहीं टैंकर की टक्कर। चीन में भयंकर बर्फबारी में रास्ते किस कदर खतरनाक हो चुके हैं, यह हादसा बताने के लिए काफी है। भारी भरकम टैंकर फिसलन की वजह से धराशायी हो गया। हर ओर बर्फ के अटैक से मचा है कोहराम। ये पड़ोसी मुल्क चीन की तस्वीरें हैं, जो भयंकर बर्फबारी से पस्त पड़ गया है। पिछले 1 हफ्ते से बर्फबारी का ऐसा मंजर कि सब कुछ सफेद चादर में छिप गया। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि एक कदम भी चलना मुश्किल है। चीन के शिनजियांग प्रांत में
भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फीली हवाओं ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नश्तर सी चुभती हवाओं से पारा -34 डिग्री तक पहुंच गया है। इस इलाके में नदी भी जम गई है। नॉर्थ चाइना के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सबसे ज्यादा हालात शिनजियांग में खराब है। सड़क पर हादसे की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फीले रास्तों पर कार चलाना कितना मुश्किल है। चीन के जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसमें शिनजियांग, इनर मंगोलिया, किंगहाई, गांसू, सिचुआन शामिल है। बर्फबारी से सड़क ही नहीं, ट्रेन के चक्के भी थम गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 100 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वहीं ट्रैक पर जमी बर्फ को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से बर्फबारी हो रही है उससे लगता नहीं कि हालात जल्द सामान्य हो पाएंगे। आशंका है कि बर्फ की वजह से हादसा न हो जाए, लिहाजा बीजिंग से नॉर्दर्न तक चलने वाली करीब 44 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। इससे चीन की रफ्तार पर बुरा असर पड़ा है। बर्फबारी से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कत हो रही है। वहीं सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए 25,000 कर्मचारियों के साथ 1,000 मशीनों को लगाया गया है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी 5 मीटर तक रह गई है। दक्षिणी शिनजियांग में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई है। स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि कई लोगों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन मौसम का मिजाज देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात काबू करने में अभी और वक्त लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ चीन में स्थिति है, तो आइए जरा अब आपको अमेरिका के कुछ एक राज्यों की तस्वीर दिखाते हैं जहां बर्फबारी ने पिछले 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शहर दर शहर ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पेंसिल्वेनिया स्टेट में 3 दिनों में 62 इंच, रिचफील्ड और न्यूयॉर्क में तकरीबन 53 इंच बर्फबारी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कि सड़कों पर आप चल ही नहीं सकते, सिर्फ बर्फ और बर्फ। यही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है पूरे के पूरे अमेरिका के कई राज्यों में। अब यह खबर आपको चौंकाने के लिए इसलिए काफी है क्योंकि अर्थव्यवस्था के तौर पर लगातार हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, लेकिन बुरा लोन, बैड लोन, ये अपने आप एक ऐसा शब्द है जो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तर्ज पर हम सबों के कान में शीशे की तरह आ जाता है। हम सब जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर तकरीबन 6 लाख करोड़ का बैड लोन यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इस तरह के तमाम और बैंकिंग सिस्टम्स को आप ले लें तो हिंदुस्तान में तकरीबन ऐसा अनुमानित है कि 18 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ तक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और इसीलिए आज हिंदुस्तान एक लिस्ट में नीचे के पायदान से चौथे नंबर पर आता है, और वो है बैड लोन के नाम पर। भारतीय बैंकों के फंसे कर्ज को लेकर एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसके कारण भारत उन देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा हैं। रेटिंग्स एजेंसी केयर के एक शोध पत्र के अनुसार बैड लोन के मामले में दुनिया के सिर्फ 4 देश भारत से आगे हैं। इस लिस्ट के अनुसार पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन भारत से आगे हैं। भारत का एनपीए रेशियो हाई एनपीए वाले देशों में सबसे ज्यादा है। भारत के एनपीए में रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स शामिल नहीं है, जो एनपीए से भी करीब 2% ज्यादा है। डूबते लोन की बात करें तो देश के 20 बड़े सरकारी बैंक्स में 18 बैंक इससे परेशान हैं। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डूबता लोन बढ़कर 7.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बैंकों के बढ़ते एनपीए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिक्र जताते रहे हैं। ये आजकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी लायबिलिटी है। कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों के लोन दिए गए, बैंकों पर दबाव डाल करके पैसा दिलवाया गया। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में बैड लोन की समस्या बहुत गंभीर है, फिर भी इसे तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बनने का फायदा मिलेगा। इससे यूरोप के बड़े बैड लोन वाले देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में रहेगा। एनपीए न सिर्फ बैंकों के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है।
इसके चलते बैंकों के पास कारोबारी पूंजी कम हो जाती है। यही नहीं, डूबी रकम की भरपाई के लिए वे नए कर्जों पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं, जिसका खामियाजा ग्राहकों को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा हाल ही में एक संसदीय समिति ने एनपीए पर लगाम लगाने के लिए फौरन सख्त कदम उठाने को कहा है, जिसमें एसबीआई एक्ट समेत बैंकिंग कानूनों में बदलाव की सिफारिश भी शामिल है। तो वहीं वित्त मंत्रालय डूबते कर्ज की समस्या से जूझ रहे सरकारी बैंकों की खाते में चल रही शाखाओं को बंद करने तक का सुझाव दे चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। समस्याएं कई हैं, लेकिन साल का अंत भी जरा नजदीक है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो 2017 को हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बना देंगी। न्यूज़ नेशन में ये तस्वीरें आपके लिए।